माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। पिछले सेशन में हम लोगों ने एक पेपर किया था जो 2017 में हुआ था। कितना था, शायद 15 अक्टूबर 2017 को हुआ था। आज हम लोग करने जा रहे हैं 2018 यूपी टेट का पेपर, जो कि हेल्ड किया गया था 18 नवंबर 2018 को। इसमें 30 क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश के, और हम केवल इंग्लिश के ही 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ये तीसरा प्रीवियस पेपर हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद 2-3 प्रीवियस पेपर और बचे हैं शायद, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना मॉक टेस्ट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज का डिस्कशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आर्डर आगे पीछे हो सकता है। मुझे जो पेपर मिला था जिससे मैंने इसको कॉपी किया है, उसमें यही वाला पहला क्वेश्चन था। तो देखो, क्वेश्चन पढ़ो। शुरू में लिखा हुआ है कि विच पार्ट ऑफ द स्पीच ए वर्ड हार्ड। इस सेंटेंस में यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है हार्ड, वो किस पार्ट ऑफ स्पीच का है? तो ये पार्ट ऑफ स्पीच पूछा हुआ है। अब आप सेंटेंस को पढ़ो कायदे से। ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड। ये हार्ड किसकी विशेषता बता रहा है? वर्किंग की विशेषता बता रहा है। तो ये हार्ड इज टेलिंग अबाउट द मैनर ऑफ एक्शन। ये मैनर ऑफ एक्शन है। जब किसी कार्य करने का ढंग बताया जाता है तो वो किस कैटेगरी में आता है? वो एडवर्ब होता है। ठीक, तो ये क्या है? आपका एडवर्ब है। आंसर क्या हुआ आपका? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ अ कंजंक्शन। इसमें से किस सेंटेंस में एक कंजंक्शन यूज किया गया है? चलो पढ़ के देखते हैं। सी इज़ पुअर और सी इज़ बाई नेचर हॉस्पिटेबल, और ये बीच में क्या लगा है? बट। तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए बट इसी में लगा है। सी इज़ ऑफुली बिजी, आई एम नो बडी फॉर यू, और माई ग्रैंड फादर इज़ नॉट वेल। इसमें किसी में कंजंक्शन, इसमें कहीं कंजंक्शन लगा ही नहीं है। केवल ए पहला वाला है जिसमें कंजंक्शन लगा है बट। तो आपका आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा कि पूछ रहे हैं कि पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें कौन सा है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जरा ऐसे पहचानो। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा होगा? हेल्पिंग वर्ब होगी हैज या हैव, और वर्ब की क्या लगी होगी? थर्ड फॉर्म। तो किस में है? इसमें वेजिटेड सेकेंड फॉर्म है, इसमें सैल गो लिखा है, इसमें इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये लगा हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो कौन सा हुआ? 4th वाला हुआ आपका आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4। पेपर बड़ा इजी आया था और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिलहाल जिन लोगों ने मुझसे क्लास में पढ़ा है उनको तो इसमें फिलहाल हमको नहीं लगता कि मुश्किल से 10 मिनट लगा होगा पेपर सॉल्व करने में। चलिए, चौथा वाला क्वेश्चन है मिस स्पेल्ट वर्ड। ये वो सेगमेंट है जो मैं नहीं पढ़ा था। पहला क्वेश्चन है, वर्ड है डेरोगेटरी। तो डेरोगेटरी की स्पेलिंग गलत हो गई है। DEROGATORY होता है। बस ध्यान देना कहाँ होगा? TORY। जो TARY लिखा है वो TORY होता है, यही गलत है। डेसिकेशन की स्पेलिंग सही है, डिसेंडेंट की सही है, डर्मेटाइटिस की भी सही है। ठीक है, अगला आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? ट्रांजिटिव वर्ब पूछ रहे हैं, कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? जिस वर्ब में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जरूर होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब पूछा है, इसका मतलब वो वाला क्वेश्चन, वो वाला सेंटेंस देखो जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो। कहाँ है? देखो, सी राइट्स वेल। राइट्स क्या लिखती है? नहीं दिया है, तो ये नहीं है। सी वॉक्स इन द मॉर्निंग। वॉक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, वॉक का ऑब्जेक्ट कोई होता ही नहीं है। ठीक है, ही इज रनिंग वेरी फास्ट। रनिंग इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट होता नहीं है। आई किल्ड अ स्नैक। ठीक है, आई किल्ड अ स्नैक। देखो, इसमें 2 ट्रांजिटिव वर्ब मिली हैं। राइट्स जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब तो है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव हो गई। अच्छा, यहाँ आई किल्ड। किल्ड क्या है? वर्ब है, और क्या मारा हमने? स्नैक को मारा। तो हम यहीं पर है, किल्ड के बाद क्या मारा गया, क्या किल किया गया, उसका ऑब्जेक्ट केवल चौथे में दिया है। तो किल्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब मानी जाएगी। आंसर क्या हुआ? 4। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्या है 6 में? ये निगेटिव है। मतलब क्या हुआ कि पूछा ये जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज निगेटिव। इसमें से कौन सा सेंटेंस निगेटिव है?
आगे देखो, ही डज नॉट लिसन टू मी, वो मेरी बात नहीं सुनता है, ये तो निगेटिव हो गया, तो इसका मतलब बाकी और निगेटिव नहीं होंगे। आई कम फ्रॉम अ रिच फैमिली, ठीक है, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। यू कैन डू ऑल दिस, आप ये सारा काम कर सकते हो इन नो टाइम, इन नो टाइम देख करके निगेटिव मत समझना, यहाँ इन नो टाइम का मतलब होता है पलक झपकते ही, ठीक है, एट वंस, यू कैन डू ऑल दिस एट वंस, तुम ये सारा काम पलक झपकते ही कर सकते हो, तो इसमें निगेटिव नहीं हुआ कुछ, ठीक है, ये नो देख करके भ्रम मत खाना। दे आर वेरी जेंटल पीपल, अब वो दे आर वेरी जेंटल पीपल, इसमें भी कुछ निगेटिव नहीं है, तो एक पहला वाला ही है सेंटेंस जिसमें निगेटिव सेंस है, ठीक। अगर निगेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है इसका मतलब निगेटिव सेंस आना चाहिए, ठीक है, निगेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछ रहे हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लामेटरी। अच्छा, एक बात देखना खास तौर से कि सबके लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। आपको जो मैंने एक बार क्लास में बताया था कि आप पंक्चुएशन मार्क देख करके समझ जाइएगा, तो पंक्चुएशन मार्क यहाँ नहीं लगा है, पेपर में भी नहीं था, जो मैं पेपर देख रहा था ओरिजिनल पेपर है कोई, तो ओरिजिनल पेपर से मैंने देखा था कि एग्ज़ाम वालों ने कहीं भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, एक्सक्लामेटरी में एक्सक्लामेटरी मार्क नहीं लगाया, सब में फुल स्टॉप लगा रखा है, तो मुझे भी वैसा ही बनाना पड़ा, ठीक है। मैं चाह रहा था कि क्वेश्चन मार्क लगाऊं, लेकिन पेपर से मैच किया तो उसमें फुल स्टॉप ही लगा हुआ था, मैंने इसलिए नहीं लगाया, जैसा पेपर आया था वैसा ही दे दिया, क्योंकि आपको हूबहू सिचुएशन से वाकिफ कराना था, इसलिए नहीं लगाया हूँ, ठीक है। अब आपको सेंस पे जाना पड़ेगा, आप पंक्चुएशन मार्क देख करके जो पहचाना करते थे वो यहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिलेगी। अब आओ, तो एक्सक्लामेटरी आपको पहचानना है, लिखा है विच इज योर फेवरेट बुक, ये तो क्वेश्चन वाला हो गया, ये तो इंट्रोगेटिव हो गया। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, यही है एक्सक्लामेटरी, आश्चर्य से बोल रहे हैं ना कुछ। व्हाट डू यू नो अबाउट एंशिएंट इंडिया, ये इंट्रोगेटिव है, जानबूझकर व्हाट दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज हो। हिज क्रुएल्टी नोज नो बाउंड्स, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया, तो एक ही है एक्सक्लामेटरी, कौन सा हो गया, 2, ठीक। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है जी, 8 में कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताओ, तो सी डज नॉट सिंग, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है, एक ही क्लास है, 2 क्लास ही नहीं है। दे आर वेरी वाइज पीपुल, सिंपल सेंटेंस क्योंकि एक ही क्लास है। यू नो मी वेल, एक ही क्लास है, सिंपल सेंटेंस है। तो एक बचा है 4th वाला, बिना पढ़े लगा लो चाहे पढ़ के लगाओ। यहाँ क्या है, वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री, तो हु डज नॉट लव वंस कंट्री ये क्या है, ये एडजेक्टिव क्लास है, रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, और वन के साथ इज अ रेस्ड पर्सन, ये प्रिंसिपल क्लास हो गया, मेन क्लास, तो 2 क्लास इसी में है, और एक एडजेक्टिव क्लास है, और जब एडजेक्टिव क्लास प्रिंसिपल क्लास में जुड़ता है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, और आपका ऑप्शन क्या हुआ, 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसमें बताओ प्लूरल कौन सा है, देखने में नहीं लगेगा, इसी में से ढूंढना होगा। गोट क्या है, सिंगुलर है, गोट का प्लूरल गोट्स होता है, डॉग सिंगुलर है, इसका प्लूरल डॉग्स होता है, फॉक्स सिंगुलर है, इसका प्लूरल फॉक्सेज होता है। माइस जो है ये प्लूरल है, क्योंकि इसका जो सिंगुलर होता है वो क्या होता है, माउस। 2 वर्ड हैं, एक माउस और एक लाउस, ठीक है। इनका प्लूरल कैसे बनता है, माउस का प्लूरल बन जाता है MICE, और लाउस का प्लूरल बन जाता है LICE, ठीक है। तो लाउस का लाइस, माउस का माइस, ये प्लूरल होता है। तो जो माउस है वो क्या है, सॉरी माइस जो है वो क्या है, आपका प्लूरल है यही, और आपका आंसर क्या हो गया, 4 वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 10, फिर इसमें पूछा है कि इसमें सिंगुलर कौन है बताओ, और सबके लास्ट में S लगा है, कैट्स, डॉग्स, मैथमेटिक्स, कार्स। तो कैट्स जो है वो प्लूरल है बिल्ली का, डॉग्स क्या है वो कुत्ते का प्लूरल है, मैथमेटिक्स क्या है ये एक विषय का नाम है, ये सिंगुलर है, ठीक। किसी सब्जेक्ट के नाम में अगर लास्ट में S लगा है, जैसे इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, ठीक है, और डायनेमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, सिविक्स है, तो ये सब्जेक्ट के नाम है, इनके लास्ट में S लगा हुआ है, तो इस वजह से वो प्लूरल नहीं हो गए, तो ये सिंगुलर है। कार्स है, कार्स भी प्लूरल है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। ये सब बड़े आसान से क्वेश्चन थे, कुछ खास है नहीं इन सब में, मुझे नहीं लगता कि 2018 में कुछ मुश्किल हुई होगी लोगों की। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का मतलब इसमें कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है।
तो एक्टिव वॉइस ना पहचान पाओ तो पैसिव वॉइस पहचान लो। पैसिव वॉइस में क्या होगा, बी की किसी भी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। बी का मतलब क्या हुआ, बी हो, चाहे बीन हो, चाहे बीइंग हो, चाहे इज एम आर वाजवर हो, इज एम आर वाजवर लगा हो, किसी बी की फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो आई रिक्वेस्टेड, आई के बाद लिखा है रिक्वेस्टेड, इसमें बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगी है, तो यही है हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। नीचे देखो, वाज के साथ आस्क्ड लिखा है, पैसिव वॉइस है। वाज के साथ बॉट, वाज के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। वाज हिट, यहाँ भी वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, पैसिव वॉइस है। तो आंसर क्या हुआ आपका, 1 हुआ। ठीक, वही है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि कौन सा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था कि बी के साथ थर्ड फॉर्म, मतलब बी बीन बीइंग हो गया, इज एम आर वाज वर, इसके बाद अगर थर्ड फॉर्म लगी है तो वो पैसिव वॉइस हो गई। क्लियर, ढूंढ लो, ये लिखा है वाज असिस्टेड, ये वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, तो इसमें क्या हो गया, आपका पहला ही आंसर हो गया। ठीक है, पैसिव वॉइस का। यहाँ देखो, प्लीज माइंड योर, ये पैसिव वॉइस नहीं है। आई केप्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म पैसिव वॉइस, दे केम वर्ब की सेकंड फॉर्म पैसिव वॉइस नहीं आई। तो ये तीन के तीनों क्या है, एक्टिव वॉइस में है, और केवल यही एक सेंटेंस है पहला वाला जो पैसिव वॉइस में है। ठीक, पहचान के हिसाब से और सेंस के हिसाब से भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दैट इज द मैन द पुलिस वॉज सीकिंग। पूछ रहे हैं इन द अबव सेंटेंस व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टू द। ये जो दो द लगे हुए हैं उनका स्टेटस क्या है, कौन सा द, ये वाला मैन के पहले द और जो पुलिस के पहले द लगा है। तो किसी और काम से तो लगे नहीं है। ये जो द मैन को डेफिनेट बना रहा है और पुलिस जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके पहले द लगता है। तो दोनों आर्टिकल हैं, ये दोनों क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, ये कंजंक्शन वर्ब या नाउन नहीं है, इनको डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या कह रहा है 14, देखो 14 में दिया है कि दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसओबीडियंट। ठीक, क्वेश्चन क्या है, इन द अबव सेंटेंस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स का जेंडर बताना है। दीज स्टूडेंट्स किस जेंडर के होंगे। तो आप जब जेंडर में पढ़े होंगे तो पढ़ा होगा कि जितने भी प्रोफेशंस होते हैं, जितने भी प्रोफेशंस होते हैं, टीचर, स्टूडेंट, ड्राइवर, क्लर्क, मैनेजर, ऑफिसर, डॉक्टर, ये सब जितने भी प्रोफेशन होते हैं वो सब कॉमन जेंडर के होते हैं, क्योंकि जो प्रोफेशन है वो महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी कर सकता है। तो स्टूडेंट लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकते हैं, तो इसमें मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं ना स्टूडेंट, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, ये कहे जाएंगे कॉमन जेंडर, और आपका आंसर हुआ 3। ठीक है, अब ये आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। आधे पर हम लोग पहुँच गए। ठीक, तो इसमें लिखा है इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग अलॉन्ग द रोड, ही वॉज गोइंग अलॉन्ग द रोड। इसमें आपको टेंस बताना है कौन सा है। तो वाज के साथ गोइंग, तो वाज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर लगी हो तो कौन सा टेंस होगा, आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस हो गया, वाज पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो कौन सा होगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। ये इत्तेफाक की बात है कि आज सब पहला वाला ही ज़्यादा सही हो रहा है। ठीक है, अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। कुछ खास बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत, पढ़ाना इतना वो नहीं चल रहा है। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन निकले जा रहे हैं। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, जब हम लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट करते हैं, पेडागोजी का क्वेश्चन है, इंग्लिश पेडागोजी, लैंग्वेज में किसी में भी आ सकता है। ठीक है, चाहे हिंदी वाला हो, संस्कृत वाला हो, अंग्रेजी वाला हो, किसी भी लैंग्वेज का ये क्वेश्चन हो सकता है। लैंग्वेज लर्निंग कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये होता है LSRW, आपने पढ़ा होगा LSRW। LSRW में क्या होता है, L होता है लिसनिंग, R होता है S होता है स्पीकिंग, R होता है रीडिंग और W होता है राइटिंग। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, सबसे पहले क्या होता है उसमें, लिसनिंग आती है, तो सबसे क्या पहले क्या होगी, लिसनिंग, फर्स्ट स्टेप यही होगा। ठीक है, तो अगला क्या होगा, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पोइट्री रिसिटेशन, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पोइट्री रिसिटेशन इन द लैंग्वेज क्लासरूम। लैंग्वेज क्लासरूम में पोइट्री रिसिटेशन का क्या मतलब होता है, क्यों पोइट्री रिसाइट की जाती है। तो यहाँ कुछ पर्पज दिया है इन्होंने, क्या दे रखा है, पहला है टू गिव देयर ओपिनियन अबाउट पोएम, पोएम के बारे में अपनी ओपिनियन दे। अच्छा, आप पोएम को गा के पढ़ रहे हो तो इसमें ओपिनियन कहाँ से दे दिए। दूसरा लिखा है टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, पोएम को गा के पढ़ने में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ से आ गई। टू एन्जॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम, हाँ अगर गा रहे हो तो गाना बजाना कर रहे हो तो एन्जॉय कर रहे हो।
अब आगे लिखा है टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट। इसमें पोएम को अगर गा के सुना रहे हो तो पोएट से कैसे अवेयर हो जाओगे। बस ये केवल एंजॉय करने का मतलब होता है। पोएम को अगर क्लास में गा गा के सुनाया जा रहा है तो केवल उसको पोएम को एंजॉय करना है, खाली म्यूजिक गाना का मजा आता है, बस और कुछ नहीं है। तो इसमें C3 वाला होगा। ठीक है, अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहे हैं, आर्टिकल लगाना है। यस्टरडे आई सा यूरोपियन, यूरोपियन के पहले लगाना है, और राइडिंग ऑन डैश एलिफेंट। तो यूरोपियन, यूरोपियन में या से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है इसलिए यहाँ क्या लगेगा, आ लगेगा। और एलिफेंट में क्या लग रहा है, ए आ रहा है इसलिए यहाँ क्या लगेगा, एन लगेगा। तो आ और एन का जो कॉम्बिनेशन होगा वही हमारा आंसर होगा। आ एन कौन सा है, ये 3 वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो समझ लीजिएगा, यूरोपियन में देखो ई लगा हुआ है और इसके पहले भी ई लगा हुआ है, लेकिन यूरोपियन के पहले आ क्यों लगा, क्योंकि यूरोपियन को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो या बोलते हैं। यहाँ जो ई है, ई यू इज प्रोनाउंस्ड एज वाई यू। ये जो ई यू है उसको हम वाई यू की तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं, हिंदी में बोलोगे तो ऐसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो या की तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं इसलिए ये कंसोनेंट में आएगा ना, साउंड कंसोनेंट है। ए आई ओ यू पर मत जाइए जो बचपन में आपने पढ़ रखा है। आ और एन लगने में आपके प्रोनाउंसिएशन पर बेस्ड होता है, ना कि ए आई ओ यू पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन अगर वॉवल का है तो उसके पहले एन लगेगा, प्रोनाउंसिएशन अगर कंसोनेंट का है तो उसके पहले आ लगेगा। ठीक है, लेटर्स मत देखना, आगे बढ़ो। ये है करेक्ट सेंटेंस चुनना है आपको। प्लीज़ डिस्क्राइब, देखो सब में डिस्क्राइब लगा है। और सुपरफ्लुअस मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, चैनल पर वीडियो पड़ा होगा सुपरफ्लुअस का। तो मैंने बहुत सारे सुपरफ्लुअस पढ़ाए भी थे और उसके साथ यूज भी पढ़ाए हैं और प्रैक्टिस भी करवाई है। और ये सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन का है। ठीक है, स्पेशली तो प्रेपोजिशन वाले सुपरफ्लुअस मैंने पढ़ाया था कि डिस्कस, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट और एक्सप्लेन, इनके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है। तो डिस्क्राइब के बाद ऑफ गलत है, डिस्क्राइब के बाद अबाउट गलत है, और डिस्क्राइब के बाद ये टू गलत है। एक ही आंसर सही है, तीसरा वाला, प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी। ठीक, डिस्क्राइब के बाद कोई प्रेपोजिशन कभी मत लगाना। आंसर इसमें कौन सा हुआ, 3 हुआ। और मन करे तो वो वाला वीडियो देख लो जो सुपरफ्लुअस वाला था, देख रहे हो, क्वेश्चन आया करता है उससे भी। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो, अब भाई ग्रामर पढ़े रहो, कुछ फिक्स नहीं है, कोई बता नहीं सकता इस टॉपिक से पूछा जाएगा, कब किस टॉपिक से पूछ लिया जाए। आप पूरी ग्रामर तैयार रखिए। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। अब ये खाली जगह भरनी है, करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। अक्यूज्ड के बाद क्या लगता है, फिक्स है। ठीक है, जब हम किसी पर कोई आरोप लगाते हैं अक्यूज, तो अक्यूज के बाद हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगता है। एक और वर्ड ले लो, अलीग। ठीक, अलीग लगाओगे तब भी क्या लगाओगे, ऑफ। एक और वर्ड ले लो, कन्विक्ट। जब ये सब आरोप लगाना है, जब किसी पे हम कोई आरोप लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, ऑफ। कन्विक्ट, अक्यूज, अलीग, इन सब के बाद क्या लगेगा, ऑफ। और ब्लेम के बाद क्या लगता है, फॉर। चार्ज के साथ क्या लगता है, विद। ठीक है, आरोप लगाने में कितने हैं, ये 3 हो गए आरोप लगाने के लिए, तो ऑफ, ब्लेम के साथ फॉर, चार्ज के साथ विद, याद रखना। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन का मामला है। तो इसमें आंसर क्या होगा, एक्यूज के बाद क्या लगेगा, ऑफ। आंसर क्या हुआ, 2। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ क्या पूछा है 21 में, वोकैब का क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ इनोसेंट। अब इनोसेंट की अपोजिट बताओ। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, मासूम, मासूम या निरपराध, जिसने कोई गलती ना की हो। तो एक्टिव हो गया, क्लेवर हो गया, इग्नोरेंट हो गया, और गिल्टी मतलब क्या हुआ, दोषी। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक, एक्टिव का मतलब जानते हो, क्लेवर का मतलब चालाक होता है, इग्नोरेंट का मतलब होता है ना अज्ञानी, अनजान, जो उस चीज़ से अनजान है। ठीक है, तो इनोसेंट और ये तो साइनोनियम हो जाएगा ना, इग्नोरेंट और इनोसेंट। अब आया गिल्टी, मतलब हो गया ना अपराधी, दोषी। तो इनोसेंट निरपराध हो गया, निर्दोष हो गया, और गिल्टी उसका दोषी हो गया, तो ये उसका एंटोनियम हो गया। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है साइनोनियम का। साइनोनियम किसका पूछा है, सिग्निफिकेंट का। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। अब आपको मिल ही गया होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण का साइनोनियम कहाँ है, ये हाँ गलत लगा दिया। ठीक है, गलत लग गया। सिग्निफिकेंट का कौन होगा, हाँ यही तो था, इम्पोर्टेंट। ठीक है, सही, तो साइनोनियम पूछा है ना, तो यही होगा। इफिशिएंट मतलब होता है प्रभाव। इफिशिएंट बहुत कुशल होता है, किसी काम में बहुत एक्सपर्ट होता है, बहुत कुशल। और प्रोमिनेंट बहुत ही प्रभावी, प्रमुख, हावी होता है। मैग्निफिसेंट बहुत शानदार होता है।
इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है वही सिग्निफिकेंट का साइनोनियम है। तो ये क्या हो गया, चौथा हुआ आंसर। ठीक है, अब ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में पूछ रहे हैं कि इसमें किसमें आप ई एन लगा करके प्लूरल बना सकते हो। ठीक है, ये 4 वर्ड है, किसमें ई एन लगा करके प्लूरल बना सकते हो। तो आप जानते ही हो कि जिसके लास्ट में एक्स होता है उसका प्लूरल किससे बनता है, ई एस से बनता है। इसमें एक ऑप्शन, एक अपवाद था ऑक्स, ऑक्स में ई एस नहीं लगता, ई एन लगता है, ऑक्सन होता है। ठीक है, बाकी सब में ई एस लगता है। तो मैक्स में क्या लगेगा, ई एस, बॉक्स में क्या लगेगा, ई एस, टैक्स में क्या लगेगा, ई एस, ऑक्स में क्या लगेगा, ई एन। तो ई एन लगा करके प्लूरल किसको बना सकते हो, ऑक्स को बना सकते हो। ये क्या हो गया, चौथा आंसर हुआ इसका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा 24। दिस ड्रेस इज डैश एंड दैट इज माइन। अब देखो यहाँ माइन लगाए हो, माइन क्या है बेटा, माइन है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन यहाँ है तो यहाँ भी क्या होगा, पजेसिव प्रोनाउन यहाँ भी होगा। तो योर पजेसिव एडजेक्टिव है, योर बुक लगेगा नहीं, यहाँ ड्रेस की बात हो रही है। योर्स ये है आपका पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, और यहाँ योर बुक है, बुक से क्या लेना देना है, यहाँ तो ड्रेस की कंपैरिजन हो रही है तो बुक लगता ही नहीं है, गलत हो गया। तो क्या होगा, योर्स होगा, यही है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक, अब आगे आ जाओ। पजेसिव प्रोनाउन जिसको कोई कंफ्यूजन हो, देखो ये जो पजेसिव प्रोनाउन वाली बात मैं कर रहा हूँ कि ये माइन पजेसिव प्रोनाउन है, योर्स पजेसिव प्रोनाउन है। जिस किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक को लेकर के, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कल ही मैंने प्रोनाउन पर एक वीडियो डाला है। ठीक है, प्रोनाउन पर, परसों और कल लगातार। परसों प्रोनाउन पे रूल्स हैं, बहुत ही गोल्डन रूल्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। करीब 1 घंटे 15 मिनट का वीडियो है, वो देख डालो। और कल जो है वो 60 क्वेश्चन का डिस्कशन करके डाला हूँ, ये दोनों देख डालो तो प्रोनाउन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल दो। हैव द गर्ल्स आस्क्ड, यहाँ देखना हैव और आस्क्ड। तो अगर हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है तो पैसिव में क्या हो जाता है, पैसिव में वो हैज या हैव होगा, प्लस क्या लगाना पड़ता है, हमें बीन लगाना पड़ता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये चूंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है तो हमें सबसे पहले वो ढूंढना है कि किसमें बीन लगा है। जिसमें बीन लगा होगा वही ऑप्शन हो सकता है। तो दिस क्वेश्चन आस्क्ड ये है नहीं, दिस क्वेश्चन हैव आस्क्ड ये भी नहीं है, दिस क्वेश्चन बीन, ये देखिए इसी में बीन लगा है और इसमें भी बीन नहीं लगा है, तो ये 4 तो गलत हो गए। क्वेश्चन के लिए हैज़ लगा है, ठीक है, ये ठीक हो गया, और बीन के साथ आस्क्ड लगा, यही केवल तीसरा वाला क्वेश्चन आपका सही होगा। तो 25 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3। अब आगे आ जाओ, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 86 87। अच्छा, जब मैं कॉपी कर रहा था तो वहाँ 86 87 था, ठीक है। तो यहाँ कौन सा आ जाएगा, हमारे नंबर में मैंने डायरेक्शन वैसे का वैसा ही लिख दिया, ये होगा 26 27। यहाँ जो हमारा होगा, हमारे में ये 26 और 27 होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे आ जाओ, ये रहा आपका पैसेज। पैसेज पढ़ लेते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है पहले वही देख लो तब पैसेज पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है बच्चा, which काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। तो इसमें गंगापुर एक नाम आएगा, वो किस तरह का नाउन है, नाउन का टाइप पूछा है। और एक क्वेश्चन पूछा है कि which पार्ट ऑफ स्पीच इज ब्रेव, ब्रेव की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। तो चलो यहाँ देख लेते हैं यूज कैसे किया गया है। तो पैसेज में लिखा है कि यस्टरडे 2 ब्रेव चिल्ड्रेन ऑफ गंगापुर वर अवार्डेड ब्रेव हार्ट अवार्ड। इतने में, ये पूरा पैसेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने में हमारे दोनों क्वेश्चन मिल गए। तो ब्रेव हार्ट अवार्ड, चाहे यहाँ से ब्रेव ले लो चाहे यहाँ से ब्रेव ले लो, 2 वर्ड लगे हैं ब्रेव, और एक ब्रेव पर क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रेव किस पार्ट ऑफ स्पीच का है। तो ब्रेव किस पार्ट ऑफ स्पीच का है, देखो चिल्ड्रन नाउन है, नाउन के पहले क्या लगाओगे, नाउन की एडजेक्टिव लगाते हो, तो ब्रेव क्या हो गया, ये ब्रेव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ होगा ब्रेव हार्ट अवार्ड, तो ये भी ब्रेव एडजेक्टिव है, तो दोनों ब्रेव एडजेक्टिव ही हैं। अब ये लिखा है गंगापुर, गंगापुर गांव का नाम है, गांव का नाम है, तो नाम होगा तो कैसा नाउन होगा, ये किसी प्रॉपर किसी पर्टिकुलर गांव का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। अब आ जाओ हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम से आसान है, गंगापुर किस तरह का नाउन है, तो ये प्रॉपर नाउन है, ठीक।
किसी मटेरियल का नाम नहीं है, एक जगह का नाम है, वो गांव का नाम है गंगापुर। ठीक है, आ जाओ ब्रेव। ब्रेव अभी हम लोगों ने देखा क्या है कि वो चिल्ड्रन की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक, बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा समझाने को ही नहीं है इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मटेरियल नाउन। आपको मटेरियल नाउन ढूंढना है। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, कोई भी वो पदार्थ जिससे हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं। समथिंग, अ सब्सटेंस ऑफ विच समथिंग इज मेड। तो एयर से हम कुछ बनाते हैं, नहीं। काऊ से कुछ बनाते हैं, नहीं। गोल्ड से कुछ बनाते हैं, हाँ। क्लास से कुछ बनाते हैं, नहीं। तो इसमें गोल्ड ही ऐसा सब्सटेंस है जिससे हम कुछ बनाते हैं, गहने बनाते हैं, तो गोल्ड क्या हो गया, मटेरियल नाउन। बाकियों का अगर नाउन ढूंढना हो तो क्या होगा, एयर क्या होगा, एयर कॉमन नाउन में आ जाएगा। ठीक है, काऊ कॉमन नाउन में आ जाएगा, क्लास कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा, गोल्ड मटेरियल नाउन में आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ 29 में पूछा है कि इसमें से कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या हो गया, सी नॉट सीन, उसे आंखों से आप देख नहीं सकते हो, नॉट टच्ड। ठीक, उसे हाथ से छू नहीं सकते। कोई ऐसी चीज़ होगी जिसे आंख से देख नहीं पाओगे, हाथ से छू नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। और ये होगा क्या, ये होगा एक आइडिया होगा, एक विचार होगा, दिमाग में आता है, मुट्ठी में नहीं। ठीक है, समझ में आया, वो वाला डायलॉग नहीं, दिमाग में आता है दिल में नहीं, वो नहीं, दिमाग में आता है मुट्ठी में नहीं आता, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वुमेन क्या होता है, आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। कनेक्शन, कनेक्शन मतलब संपर्क, संदर्भ, तो ये तो आप छू भी नहीं सकते, ना आंखों से दिखाई देगा, ना हाथ से पकड़ सकती हैं, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बॉय क्या है, बॉय तो अच्छा खासा हट्टा कट्टा होगा, दिखाई देगा। प्लाव मतलब हल होता है, तो ये भी हाथ में पकड़ सकते हैं। तो केवल कनेक्शन है जिसे आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल विचार है ये एक। ठीक है, कंसेप्ट है, तो यही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। और ये रहा आपका 2018 का आखिरी क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि कौन सा नाउन है एडवर्सिटी, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपन्नता, बहुत विपरीत परिस्थिति कह सकते हो, गरीबी दरिद्रता वाली सिचुएशन हो जाती है। एडवर्सिटी बहुत ही विपरीत, बहुत ही एडवर्स परिस्थितियों के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत ही जो एडवर्स परिस्थितियाँ होती हैं, बहुत विषम परिस्थितियाँ जो होती हैं, क्या आप उनको हाथ में पकड़ सकते हो या आंखों से दिखाई देती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये एक कंसेप्ट है, एक विचारधारा है, एक दशा है, एक स्टेट का कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट है तो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। एडवर्सिटी कॉमन नाउन नहीं होगा, प्रॉपर नाउन किसी का नाम नहीं है और ना ही चीज़ों का कलेक्शन है, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। 30 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी ख़त्म किया 2018 में जो यूपी टेट का पेपर हुआ था। वो पेपर काफ़ी अच्छा था, अच्छा का मतलब मॉडरेट था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, इजी बल्कि ज़्यादा था। जो अगर रेशियो देखा जाए तो 50-50 भी नहीं है, आसान ज़्यादा था, डिफ़िकल्ट कम है, तो फिर आसान ही कहेंगे, बड़ा अच्छा आसान सा पेपर था। ठीक है, तो इसमें तो कुछ बहुत ज़्यादा डिस्कस कराने को था नहीं। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जो 2019 में पेपर हुआ था, 19 या 20 में, 19 में शायद हुआ नहीं था कोई पेपर, तो 19 में सुपर टेट हुआ था। ठीक है, देखेंगे, अभी ढूंढा नहीं, जो भी मिलता है 19-20 में। तो जो अब नेक्स्ट वाला सेशन होगा वो अगला पेपर होगा, शायद 2 ही 3 पेपर और होंगे, उसके बाद में अपना मॉक टेस्ट कराना शुरू करूँगा। ठीक है, और आप लोग ग्रामर के लिए जो और चीज़ें चैनल पे पढ़ रही हैं, ग्रामर के लिए उन सब चीज़ों को पढ़ते रहो। कल प्रोनाउन पढ़ा था, कल परसों में वो देख डालो, कर भी कुछ नई चीज़ें डालेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।